वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम बन जाती है अगर उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिक चीजें क्या है। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है, इस इक्वेशन को बोला जाता है बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 11वीं क्लास में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है। क्या होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स? इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा क्या चीज है उसको डिटेल में समझेंगे। इंटीग्रल्स पावर, समझ नहीं आया भैया क्या कहना चाहते हो? समझते हैं एक सवाल से, एक एग्जाम्पल से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पूछ लेता है, ये सवाल है, ये जेईई मेंस का सवाल है, ये सवाल और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या क्या बोला क्या गया है? हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सब एकदम बढ़िया तरीके से चीजें चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जहां से पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो आपको बेटर तरीके से समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम बन जाती है अगर उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो बेसिक चीजें क्या है, उस चीज के ऊपर हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसी कैसी चीजें आपको आज के इस सेशन में डिस्कस करनी है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इजी बना सकते हो। कुछ सवाल जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके जेईई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा। तो ये क्या है आयोटा, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हो जा भाई कॉपी, ठीक है। जानने की कोशिश करेंगे कि आयोटा क्या चीज होती है और ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आयोटा को समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी है बेटा सन 1975 की, जब आपके पास 10वीं क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाई जाती थी कि कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में होती है, इस इक्वेशन को बोला जाता है बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की चीज आप लोग 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीजें देखूं या कुछ चीजें और आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपने 10वीं क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x = -b ± √of b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या था? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हुआ करता था जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या फिर x की वैल्यूज को निकाल सकते थे। क्लियर है? ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, विच इज नेचर ऑफ रूट्स। ये जो b² - 4ac है, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते थे और d का मतलब हुआ करता था बेटा डिस्क्रिमिनेंट। अगर d मेरा ग्रेटर देन 0 है तो ये हमारे पास कैसे कैसे रूट्स हो जाते थे बेटा? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते थे, यही पढ़ा था, ठीक है। अगर बेटा मेरा d 0 के बराबर हो जाता था तो हमारे पास कैसे रूट्स होते थे? रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होते थे। अगर मेरा d <0 हो जाता था तो हमारे पास कैसे रूट्स हो जाते थे बेटा? नॉन रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स हो जाते थे, इमेजिनरी रूट्स हो जाते थे। ये रियल नंबर तो हमें पता है कि रियल नंबर क्या होता है, लेकिन ये जो इमेजिनरी नंबर है ये हमें नहीं पढ़ाया जाता था 10वीं क्लास में। और 11वीं क्लास में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है। क्या होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स? तो आ जाओ इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपके पास एक बहुत प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं लिखूं, x² + 4 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं 4 को इधर शिफ्ट कर दूं तो -4 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √(-4) हो जाएगा, √(-4). अब अगर मैं आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछूं, अगर मैं आपसे इसका आंसर पूछूं तो बहुत सारे बच्चे लिखेंगे +2, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे -2, या फिर बहुत सारे बच्चे लिखेंगे दोनों ही इसका आंसर है। कुछ बच्चे लिखेंगे सिर्फ 2 होगा, कुछ बच्चे लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ -2 होगा और कुछ बच्चे लिखेंगे दोनों होगा।
ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे, ठीक है। बट बेटा अगर मैं आपको बोलूं ये तीनों में से कोई भी आंसर नहीं है, सारे के सारे आंसर गलत हैं, तो आप बोलोगे आए ये क्या चीज हुई। बेटा अगर मैं इस डिस्क्रिमिनेंट की बात करूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो आपका लेस देन जीरो आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब b कितना है बाबू, यहां पे b तो है ही नहीं, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो b तो है ही नहीं, 0 माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और a है 1 और c कितना है वो है आपके पास 4, तो ये आपके पास कितना आ गया -16 और ये क्या है लेस देन 0 है। तो कभी भी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता था तो हम कहते थे कि ऐसी इक्वेशन के रूट्स नहीं निकाल सकते। ये 10वीं में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन बाबू अब आपको इन्हीं नंबर्स के ऊपर डिस्कस करना होता है। तो एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। कभी भी अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है मेरे भाई इमेजिनरी नंबर्स। और ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोला जाता है। यही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और भी आगे डिस्कस कर सकते हैं हम, z = x + i/y की फॉर्म में, वो आगे की बात है। लेकिन उससे पहले आप एक और मतलब इस चीज को समझो कि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अब ये जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है, ये कहानी को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर -1 हो तो इसको एक इमेजिनरी नंबर, मतलब ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा आई से, और इसको बोला जाता है आयोटा। ये क्या है, ये आई जो है ये क्या है, आयोटा, जिसकी वैल्यू क्या है √(-1). अब बस आपको इसमें यही चीज समझनी है कि √(-1) किसके बराबर हो जाता है, आयोटा के बराबर हो जाता है। और अगर मैं बात करूं √(-2) मेरे पास है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, √(-1) इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास √(-1) इंटू √2, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको तो मैं लिख सकता हूं आयोटा, और ये क्या हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा आयोटा √2। वैसे ही मेरे भाई अगर मेरे पास है -3 अंडर रूट के अंदर, तो ये मैं लिख सकता हूं अंडर रूट के अंदर -1 इंटू 3, और ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट के अंदर -1 इंटू √3, और अंडर रूट -1 हो जाता है आयोटा और √3 एज इट इज, आयोटा √3। क्लियर है इतनी चीजें, ठीक है। अब इसको देखो, अगर मेरे पास इसके रूट्स में निकालूं, अंडर रूट के अंदर -4 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 इंटू √4। अब -1 को तो मैंने लिख दिया बेटा आयोटा, और √4 के जो अंडर रूट होता है, इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास +-2 आयोटा। आयोटा को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये क्या हो जाएगा +-2 आयोटा, ठीक है जी। अच्छा, वैसे तो प्लस माइनस यहीं पे आ जाता है आपके पास, है ना। ये चीज़ें तो खैर जब हम डिटेल में इस चैप्टर को जैसे मैंने बैच में भी बताया हुआ है, डिटेल में जब मैंने इस चैप्टर को समझाया है आपके प्रारंभ बैच में, तो वहाँ पे तो मैंने ये सारी की सारी चीज़ें बारीकी से समझाई है। बट अभी आप इस चीज़ को समझो कि अंडर रूट के अंदर अगर कभी नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मान लो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, पहले तक 10वीं क्लास तक हमें बताया जाता था अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आए उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, लेकिन अब हमने सीख लिया कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना, अगर मेरे पास √9 है तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्लस माइनस √9 है तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है जी। चलो, तो फिर यहां से बेटा हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है आयोटा। अब आपको जो समझना है यहां पे, जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा।
इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा क्या चीज है उसको डिटेल में समझेंगे। इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा में क्या चीजें हैं उस पे एक बारी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा के ऊपर आपके पास स्कूल में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास जेई मेंस, एनडीए, सीयूईटी में तो नहीं, बट एनडीए, जेई मेंस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आधार है वो यही टॉपिक है। आ जाओ समझते हैं इस टॉपिक को क्या है। देखो, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर 1, इंटीजर्स मतलब आयोटा की पावर अगर 1 है तो वो आयोटा के इक्वल होता है और वो हो जाता है बेटा अंडर रूट ऑफ -1 के बराबर। आयोटा की पावर अगर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2, है ना। अंडर रूट को अगर मैं हटा दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। आयोटा की पावर अगर 3 है तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 2 -1 है और आयोटा एज इट इज, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा। अगर मेरे पास आ जाता है बेटा आयोटा की पावर 4 तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 2, है ना। ऐसे लिख सकता हूं ना, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू आयोटा की पावर 2 क्या है, -1, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1। तो अब यहां से आपको एक बात समझ में आई क्या, सिर्फ ये 4 पावर्स आपको समझनी है, सिर्फ ये 4 पावर समझनी है, सिर्फ 4 पावर्स। पहली चीज तो क्या है कि अगर आयोटा की पावर 1 है तो आपके पास वो आयोटा के ही इक्वल होगा। आयोटा की पावर 2 है तो वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। आयोटा की पावर 3 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। और आयोटा की पावर 4 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कभी अगर जिंदगी में आयोटा की पावर 0 दिख जाए तो वो तो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो वो हमेशा 1 होता है। ठीक है जी, ये चीज है। अब सवाल आता है आपके पास, ये नहीं, सवाल आता है आपके पास आयोटा की पावर 126 क्या होगा, आयोटा की पावर 729 क्या होगा। ये तो कोई भी आपके पास आयोटा की पावर हो, आपको क्या करना है, पावर के ऊपर, आयोटा के ऊपर कोई भी सवाल आए तो आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। कोई भी पावर आए आपको उस पावर को किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर है उसे नोट करना है, रिमाइंडर नोट करो और फिर उसके बाद सॉल्व करो। समझ नहीं आया भैया क्या कहना चाहते हो, समझते हैं एक सवाल से, एक एग्जाम्पल से। ये सवाल आपके स्कूल लेवल के एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल से सवाल होते हैं। आयोटा की पावर 135, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला है, 135 जो भी पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 3 12 होता है, 15 फिर हो जाएगा 4 3 12 और रिमाइंडर बच गया आपके पास कितना, 3। अब आयोटा की पावर 33 नहीं है, 135 नहीं है, आयोटा की पावर अब ये हो जाएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ 3 के इक्वल। तो जो भी आयोटा की पावर 135 होगी, जो भी उसका आंसर होगा वो बेटा आपके इसके बराबर होगा, आयोटा की पावर 3 के बराबर। और आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, है ना, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। तो इसका आंसर हो गया आपके पास माइनस आयोटा। ऐसे सवाल आपके पास 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल कहता है आयोटा की पावर -999। तो देखो, कभी भी अगर पावर नेगेटिव होती है तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। अब इस 999 को मुझे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 4 2 8 19, 4 4 16 39 और 4 9 36। तो फिर दोबारा से रिमाइंडर बच गया आपके पास 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 क्या होता है, माइनस आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा और -1 अपॉन आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बेटा जब आप आगे चल के चीजों को पढ़ोगे, तो आपको एक और बात समझाई जाएगी कि कभी अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, कभी अगर डिनोमिनेटर में आपको आयोटा दिख जाए तो आपको क्या करना है।
ये क्या है -1 अपॉन आयोटा। तो बेटा आयोटा से आपको ऊपर भी और आयोटा से आपको नीचे भी डिवाइड कर देना है। डिनोमिनेटर में कभी अगर आयोटा आ जाए तो आयोटा से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दो, जैसे हम क्लास 9th में रेशनलाइजेशन करते थे अंडर रूट इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ये आपके पास -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो माइनस आयोटा ऊपर हो गया और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका आंसर आ गया आपके पास आयोटा। तो इसका आंसर ये भी है, ये भी है, पर यहां तक करोगे पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, यहां तक छोड़ दोगे मास्टर आपका आधा मार्क्स काट देगा। ठीक है, तो ये थी इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। ये ऐसे सवाल थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्कूल एग्जाम में। ठीक है, अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये पूछ लेता है, ये यहां पे तो बोला है 0 के इक्वल प्रूफ करो, लेकिन वो प्रूफ करने के लिए नहीं, वो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पूछता है कि इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से सुनना। आपको बेटा यहां पे एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या? अगर बेटा मेरे पास है x की पावर m प्लस n, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x की पावर m इंटू x की पावर n। यही तो हुआ होगा, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो बस अगर आपको ये आइडेंटिटीज पता है, जैसे x की पावर n प्लस 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर n इंटू x की पावर 2, ये लिख सकता हूँ। ये अगर आपको पता है तो आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ये हमने बचपन में पढ़े थे। आयोटा की पावर n को तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 को मैंने लिखा आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 को मैंने लिखा आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर n प्लस 3 को मैंने लिखा क्या आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3। कैसे? इस प्रॉपर्टी का यूज करके, इस प्रॉपर्टी का यूज करके। अब देखो आपके पास आयोटा की पावर n यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, चारों से आयोटा की पावर n को अगर मैं कॉमन ले लूं, चारों से अगर मैं आयोटा की पावर n को कॉमन ले लूं, तो यहां पे बचेगा बेटा 1 प्लस यहां पे बचेगा आयोटा, यहां पे बचेगा बेटा आयोटा स्क्वायर, और यहां पे बचेगा बेटा आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर n की, आयोटा की पावर n की, तो यहां पे बचेगा बेटा 1, यहां पे बचेगा आयोटा, और यहां पे बचेगा आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, और यहां पे बचेगा आयोटा की पावर 3 यानी कि माइनस आयोटा। अब अगर मैं इनको देखूं, आयोटा नेगेटिव आयोटा, +1 -1, आयोटा की पावर n इंटू 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। समझो, मैंने आयोटा की पावर n में ब्रेक किया सबको, सबसे आयोटा की पावर n कॉमन लिया, यहां पे बचा 1, यहां पे बचा आयोटा, यहां पे बचा आयोटा स्क्वायर, यहां पे बचा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, आयोटा को एज इट इज, 1 को एज इट इज कैंसिल किया, आयोटा इंटू 0 0। ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे एक ये सवाल है, ये जेईई मेंस का सवाल है, ये सवाल और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। क्या क्या बोला क्या गया है ना, आपके पास बोला गया है क्या कि 1 माइनस आयोटा की पावर n, 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर n। आपको इसको सॉल्व करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो आगे वाले को मैं छेड़ता नहीं हूं थोड़ी देर के लिए, आगे वाले को एज इट इज रख दो, 1 माइनस आयोटा की पावर n, इसको एज इट इज छोड़ दो। लेकिन ये जो पीछे वाला है, इस पे थोड़ा सा हम कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कभी भी डिनोमिनेटर में कोई आयोटा दिख जाए, सिर्फ इधर वाली टर्म को, सिर्फ इस वाली टर्म को देखो, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा दिख जाए तो आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा की पावर n इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू 1 कितना हो जाएगा, आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और इस पूरे की पावर n। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है मेरे भाई, 1 माइनस आयोटा एज इट इज है, इसकी पावर n एज इट इज है, ये 1 है, माइनस आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। अब ध्यान से देखो माइनस माइनस, ध्यान से देखो 1 माइनस आयोटा, ये तो एज इट इज रहेगा, 1 माइनस आयोटा इस पूरे की पावर n, ये तो एज इट इज रहेगा। इधर क्या है 1
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा अपॉन वन को लिखो ना लिखो, डिवाइडेड बाई 1, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो बेटा, देखो एक प्रॉपर्टी होती है x की पावर m इंटू वाई की पावर n, अगर बेस सेम हो, बेस अलग हो, पावर सेम हो, तो पावर को ऐसे लेके बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यही चीज है यहां पे, बेस सेम नहीं है पर पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे आपस में और पूरे की पावर क्या ले लोगे, n ले लोगे। अब नीचे क्या बच गया आपके पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की पूरे की पावर n, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1, आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 पूरे की पावर n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 पूरे की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n। सिंपल, 2 की पावर n इज द आंसर फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है जी, तो ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और ऐसे बहुत सारे सवाल, मतलब आपको तो पता ही है ना, बैचेस में हम करते रहते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल है ये सवाल भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, स्कूल एग्जाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। कैसे करोगे, देखो दो तरीके, या तो आप पावर को 4 से डिवाइड कर दो सबको, 4 से डिवाइड कर दो सबको, मतलब पावर को 4 से डिवाइड करो और फिर जो रिमाइंडर बच रहा है उसके हिसाब से आप आंसर निकाल लो, या तो वैसे कर लो, या फिर इसका एक बहुत आसान सा तरीका है जो मुझे दिख रहा है, एक ट्रिक है इसकी। क्या ट्रिक है, आयोटा की पावर 592। अब देखो कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो जो सबसे छोटी पावर होती है आप उसको देखो 584, तो क्या मैं 592 को ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 584 प्लस 8, 584 में 8 ऐड करूंगा तो 592 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 590 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 584 प्लस 6 ऐसे लिख सकता हूं, प्लस आयोटा की पावर 588 में ऐसे लिख सकता हूं 584 प्लस 4 लिख सकता हूं। ऐसे ही आयोटा की पावर 586 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 584 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूं, प्लस आयोटा की पावर 584 को एज इट इज लिख दिया मैंने। तो जो सबसे छोटी पावर होगी उसमें मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद नीचे क्या है, सबसे छोटी पावर 74 है, 574, तो इसको मैंने लिखा 574 प्लस 8, 82 को। ठीक है, इसको लिखा मैंने आयोटा की पावर 574 प्लस 6 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया आयोटा की पावर 574 प्लस 4 लिख दिया 78 वाले को, इसको लिख दिया मैंने आयोटा की पावर 574 प्लस 2 और ये आयोटा की पावर 574 एज इट इज। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कभी अगर x की पावर m प्लस n हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर m इंटू x की पावर n। तो बस वही चीज यहां पे लगानी है, x की पावर m प्लस n, आयोटा की पावर m यानी कि 584 प्लस 8 है, तो आयोटा की पावर 584 प्लस इंटू आयोटा की पावर 8 हो जाएगा। यहां पे भी हो जाएगा आयोटा की पावर 584 प्लस इंटू आयोटा की पावर 6 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 584 इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 584 इंटू आयोटा की पावर 2 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 584 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 574 इंटू आयोटा की पावर 8 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 574 इंटू आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 574 इंटू आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर 574 इंटू आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। देखो बहुत आराम से चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बड़े बड़े सवालों को आसानी से कर लोगे फिर। अब देखो यहाँ पे भी 584 है, यहाँ पे भी 584 है, यहाँ पे भी 584 है, यहाँ पे भी 584 है और यहाँ पे भी 584 है।
यहाँ पे 574 है, यहाँ पे 574 है, यहाँ पे 574 है, यहाँ पे 574 और यहाँ पे 574। तो सबसे अगर मैं ऊपर वालों से आयोटा की पावर 584 कॉमन ले लूँ तो ऊपर बचेगा आयोटा की पावर 8, फिर बचेगा प्लस आयोटा की पावर 6, फिर बचेगा आयोटा की पावर 4, फिर बचेगा आयोटा की पावर 2, फिर बचेगा आयोटा की पावर 2 के बाद यहाँ पे पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है तो 1 बचेगा। यहाँ पे आयोटा की पावर 1 नहीं 1 बचेगा सिर्फ। डिनोमिनेटर से अगर आप आयोटा की पावर 574 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस 1। इससे ये काट दो, इससे ये काट दो, सब कट गया है ना, जैसे एक दिन सबका कटना होता है वैसे ये भी कट गया। तो आपके पास बचा क्या, आयोटा की पावर 584 डिवाइडेड बाई आयोटा की पावर 574। अब देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 584 माइनस 574 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 584 में से अगर मैं 574 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आयोटा की पावर 10 बच गया। अब मैंने आपको बताया कोई भी पावर हो उसको क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 के। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा सवाल था, ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 के बराबर। और आयोटा की पावर 2 क्या होता है, -1। तो ऐसे सवाल आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है। हमने बैचेस में बहुत सारे ऐसे सवाल किए प्रारंभ बैच में, है ना, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमने किए हैं प्रारंभ बैच में, बट एनसीईआरटी में नहीं है। और ये सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, हर जगह ये सवाल देखे जाते हैं। अब एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपके पास ये है तो आपके पास, प्रारंभ बैच वाले बच्चों को तो आता ही है ना, कैसे किया हमने ये, बट जो बच्चे नए हैं, है ना, जिनको आयोटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, वो इस सवाल को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है जी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू सून।